मेरे दोस्तों, जो बच्चों की शिकायत होती है, यहां तक कि मेरी भी शिकायत है, क्योंकि मैं भी एक एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूं, कि यूट्यूब पे जब हम कुछ भी शुरू करते हैं ना, तो हमको कंप्लीट नहीं मिलता। हर एक टीचर आधा अधूरा पढ़ाता है यूट्यूब पे, फिर बोलता है अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो आप मेरे एप्लीकेशन पे आइए और आपको आपको हमारे बैचेस को ज्वाइन करना है और आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे। इसी को दूर करने के लिए एक नया टीचर आपके सामने है, एक नया चैनल है आपके सामने। हम कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट कंटेंट मिले, आपको लेक्चर्स मिले, आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिले, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिले, पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाए सारे के सारे, और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं सैंपल पेपर सॉल्व कराया जाए। तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। बस आपको एक काम करना है, विश्वास करना है। आपको एक काम करना है, विश्वास करना है ना, ट्रस्ट, बिलीव। ठीक, ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए। विश्वास, लॉयल्टी की गारंटी मेरी है। लॉयल रहेंगे आपके लिए। आज के जमाने में कोई लॉयल नहीं रहता, हम रहेंगे आपके लिए। चलते अपने टॉपिक की तरफ। भाई, हमारा जो पहला टॉपिक है या फिर पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। वो है रियल नंबर। दूसरी बात, ये जो है ना, जो हमारा सिलेबस है उसको डिजाइन किसने कर रखा है भाई? एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी जो है वो दोनों में ही लगता है, सीबीएसई में भी और साथ में अब यूपी बोर्ड में भी। तो ये जो लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, ये यूपी बोर्ड के भी बच्चे अटेंड कर सकते हैं। हमारा क्या काम होगा भाई? हमारा काम क्या होगा कि किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी टॉपिक को, कोई भी हमारे पास चैप्टर है, कोई भी हमारे पास एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। उसको हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज पढ़ करके हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे भाई। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो समझ होनी चाहिए ना, एक पर्टिकुलर टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। तो पहले जो हमारा सिलेबस में है, जो टॉपिक सिलेबस में है, उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम उसको पढ़ेंगे पहले। उसके बाद हमारा काम होगा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, और ये जो भी अच्छी बुक्स हैं, बुक्स का नाम नहीं ले सकते, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। जो भी अच्छी बुक्स आप पढ़ते हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसके क्वेश्चंस इसमें होंगे भाई, उसके क्वेश्चंस इसमें होंगे। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पीवाईक्यूज को अटेंड किया जाए। पीवाईक्यूज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज। एक चैप्टर में भी हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को लेकर के चलेंगे। फिर आखिरी में हमें करना क्या होगा? फिर आखिरी में जब दिसंबर का महीना लग रहा होगा, दिसंबर का महीना, तो वन शॉट वीडियोस बहुत सारे आते हैं यूट्यूब पे। जब दिसंबर में हम रहेंगे तो उस समय हम सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सैंपल पेपर, क्योंकि सैंपल पेपर मिसलेनियस होता है, पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज होते हैं। तो पहले एक एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करने का प्रयास करेंगे, और आखिर में दिसंबर के महीने में हम क्या करेंगे? सैंपल पेपर, क्योंकि उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस हमारे होते हैं। हम सीधे चलते अपने टॉपिक के ऊपर, क्योंकि नए टीचर की इतनी बातें तुम सुनना नहीं चाहते भाई, तुम बस ये देखने आए हो कि ये पढ़ाते कैसा है। चलो आ जाओ, हमारे पास कोशिश रहेगी कि आपको समझा पाए, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, उसका नाम है रियल नंबर। उसका नाम है रियल नंबर। और क्लास नाइन्थ में जो आप पहला टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसका नाम है नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर जो आप पढ़ते हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक, सबसे पहली बात हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं, हम रियल नंबर्स के बारे में जानकारी लेते हैं क्लास 9th में और क्लास 10th में, उसके पीछे की बात नहीं करते। ये नंबर्स आए कहां से? ये जो नंबर्स है ना, ये आए कहां से? कहानी क्या है इसके पीछे की? ये नंबर्स आए कहां से? जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हमारी बॉडी है वो सेल्स से मिलकर के बनी हुई है।
हम सेल्स को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम किसको कहते हैं? सेल्स को। वैसे ही नंबर्स को जो बनाने वाले हैं ना, उनको हम कहते हैं डिजिट्स। क्या कहते हैं दोस्त? डिजिट्स। हिंदी मीडियम वाले इनको अंक कहते हैं, आप सब जानते होंगे। डिजिट्स, डिजिट्स जो है ना, ये हमारे बेसिक यूनिट ऑफ नंबर्स हैं। ये हमारे क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ नंबर्स। मतलब नंबर्स की सबसे छोटी इकाई, नंबर्स की सबसे छोटी इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ नंबर्स। एक और बात अगर मैं बोलूं, है ना, एक और बात अगर बात की जाए, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। बेसिक यूनिट ऑफ नंबर्स, इनकी कहानी जो है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे जो टोटल है ना, यही हमारे डिजिट्स हैं, यही हमारे डिजिट्स हैं। अगर इनकी हम काउंटिंग बोलें कि भाई इनकी गिनती बताओ कि टोटल डिजिट्स या फिर टोटल अंक कितने हैं, पूरे अंक कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो डिजिट्स के जो नंबर है ना, वो केवल और केवल 10 है। अच्छा एक और बात, ये है 0 से लेकर के 9 तक, लेकिन इनकी गिनती 10 है। ये गिनने में 10 है, ये गिनने में क्या है? 10। अब कोई सोचे कि सर एक बात बताइए, 0 से लेकर के 9 तक आप बोल रहे हैं कि ये डिजिट्स हैं, और इन्हीं को आप बोल रहे हैं कि नंबर्स की जो सबसे छोटी इकाई है, जो नंबर्स की सबसे छोटी इकाई है, उसी को आपने डिजिट्स बोला है। लेकिन हमारे पास 10 क्या है? मैं बोलूंगा भैया 10 एक 2 डिजिट्स का नंबर है। 2 डिजिट्स का क्या है मेरे दोस्त? नंबर। डी फॉर डिजिट्स, डी फॉर डिजिट्स। जो 10 है ना, ये डिजिट नहीं है, ये 2 डिजिट का एक नंबर है। 2 डिजिट क्या क्या है दोस्त? एक नंबर, जिसमें जो वंस डिजिट है ना, वंस, वो है 0, और जो टेंस डिजिट है, टेंस, वो है 1। इकाई का अंक 0 और दहाई का अंक 1। तो 10 हमारा नंबर है, ना कि डिजिट। इतनी बात समझ गए पाए? इतनी बात समझ पाएगा? एक और बात आपसे बताएंगे कि 1 के बाद के जो भी नंबर्स आए या फिर डिजिट्स आए ना, इनको हम न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? न्यूमेरिक वैल्यू। फिर 0 की जो हमारी समझ है ना, 0 की हमारी समझ जो है, 0 एक सिंबल है। 0 क्या है दोस्त? एक सिंबल है। सिंबल है जो डिपिक्ट करता है, जो दर्शाता है नलनेस को। किसको भाई? नलनेस। नलनेस का मतलब क्या होता है? खालीपन, खालीपन। अब इसको थोड़ा समझिए। जैसे मैं बोल दूं इस क्लास में, जैसे मैं कोई, मान लो इस क्लास में अभी कोई नहीं है ना, हम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय मैं हूं। मैं जाकर के बाहर खड़ा हो जाऊं और कोई एक बच्चा आए और मैं उससे बोलूं कि जाओ क्लास में देखो कि कितने लोग हैं, तो आकर के बोलेगा कि सर क्लास खाली है। क्लास क्या है? खाली है, कोई बच्चा नहीं है उसमें, कोई बच्चा नहीं है। तो मैं बोलूंगा अच्छा लिख के बताओ कि कितने बच्चे हैं या फिर कितने लोग हैं। तो बोलेगा सर अच्छा ये बात है, 0। ये लिख करके बता देगा, लिख करके बता देगा कि सर 0 बच्चे हैं या फिर 0 लोग हैं उसमें। किसमें? क्लास में। तो जो 0 है एक सिंबल है जो किसको डिपिक्ट करता है, किसको दर्शाता है? तो नलनेस को। किसको भैया? नलनेस को, खालीपन को, एम्प्टीनेस को। कौन शो करता है? 0। तो 0 एक हमारा सिंबल है, और उसके बाद के जितने भी डिजिट्स आते हैं, फिर उसके बाद जो नंबर्स आते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं। वो क्या होते हैं भाई? न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। ठीक, तो ये हो गई डिजिट्स की कहानी। कुछ और बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, कि आपका ज्ञान थोड़ा सा बढ़ जाए। जैसे मैं बोलूं कि 2 प्लस में 3, तो बचपन याद करो, इसके लिए 2 लाइन खींचते थे और इसके लिए 3 लाइन खींचते थे, फिर काउंट करते थे 1 2 3 4 5, और यहां लिख देते थे 5। ये हो गई बचपन की बात, बचपन की बात। ये क्या कर रहे हैं हम 2 का ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, 3 का ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही कोई 5 के लिए बोलेगा तो 5 डंडी खींच दोगे, 5 डंडी खींच दोगे, बिल्कुल। अब मैं एक आपसे बात बताऊं, मैं बोलता हूं कि 12 में कितने डिजिट्स हैं, तो आप बोल दोगे सर इसमें 2 डिजिट्स हैं। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है।
मैं बोलूंगा इसका फिजिकल मीनिंग बताओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। हो सकता है काउंटिंग गड़बड़ हो। मैं बोलता हूं कि 0 1 2 कितने अंकों का है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे ये सर 3 डिजिट्स का है, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग। ये भी कितने डिजिट्स का है दोस्त, 2 डिजिट्स का। कारण क्या है, ये 0 जब लेफ्ट में आया, ये 0 जब लेफ्ट में आया, 0 जब लेफ्ट में आया तो 0 1 2 की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई, चेंज नहीं हुई, चेंज नहीं, मतलब 0 का लेफ्ट में लगने से जो 12 की फिजिकल वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई, चेंज नहीं हुई। इसलिए हम 0 को नंबर ऑफ डिजिट्स में काउंट नहीं करते, नंबर ऑफ डिजिट्स में काउंट नहीं करते। इसका मीनिंग निकल करके आया कि अभी भी ये 2 अंकों का ही है, क्योंकि जो इसका फिजिकल वैल्यू है ना, जो इसका फिजिकल वैल्यू है, जो इसका फिजिकल वैल्यू है, अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी भी इसका फिजिकल वैल्यू यही है, अभी भी इसका फिजिकल वैल्यू यही है, फिजिकल वैल्यू चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के, कोई भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू हो, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब 0 को छोड़ करके उसके लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में अगर 0 लगता है तो उसको हम नंबर ऑफ डिजिट्स में काउंट नहीं करते। काउंट करेंगे कब, जैसे हमारे पास 12 है तो इसकी गिनती आप जानते हैं, लेकिन हम यहीं पे क्या कर दें 102, तो अब कितनी लाइनें खींचोगे, इसके लिए 12 लाइनें खींच रहे थे, इसके लिए 102 लाइनें खींचनी पड़ेंगी। तो 0, अच्छा एक और बात, ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई 120 लाइन। तो जब भी न्यूमेरिक वैल्यूज के बीच में आ जाए या फिर दाहिने आ जाए, राइट में आ जाए, तो हम बोलेंगे भैया कि ये नंबर ऑफ डिजिट्स में काउंट होगा, तब 0 नंबर ऑफ डिजिट्स में काउंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। कब काउंट नहीं होगा, जब न्यूमेरिक वैल्यू के लेफ्ट में लगा हुआ है, जब न्यूमेरिक वैल्यू के लेफ्ट में लगा हुआ है। क्या ये बात समझ पाए आप, ठीक है, इतनी बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं भैया, ये रही डिजिट्स की कहानी। अब चले आओ भाई, हमारा जो पहला टॉपिक था खत्म हो चुका, टॉपिक नंबर 2 है ना, वो बस बेसिक सी बात है, उतना आपसे कुछ पूछेगा नहीं, बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया गया डिजिट्स की कहानी। हमें जानना क्या है बाज, हमें जानना क्या है, हमें जानना जो टॉपिक नंबर 2 है हमको पढ़ना क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या पढ़ना है दोस्त, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कि भाई नंबर्स को जानो तो नंबर्स का बंटवारा कैसे हुआ, नंबर्स का बंटवारा कैसे हुआ। एक बात याद रखो भाई, जो नंबर्स है ना, नंबर्स नंबर्स आए कहां से पता चल गया। मैं तुमसे बोल देता हूं पेड़, पेड़ की एक पहचान होगी, उसको हमने पेड़ बोल दिया, लेकिन पेड़ एक जैसा होता है क्या भाई, कोई आम का पेड़ है, ठीक, कोई पीपल का पेड़ है, कोई नीम का पेड़ है, इस तरीके से। फिर आम के भी अलग अलग तरीके हैं, आम के भी अलग अलग टाइप है, उनकी अलग अलग पहचान है, उनका अलग अलग स्वाद है, ठीक, उनकी अलग अलग पहचान भी है। तो होगा क्या दोस्त, वैसे ही जो नंबर्स भी है ना, नंबर्स भी अलग अलग तरीके के हैं, नंबर्स भी अलग अलग तरीके के हैं। जो पहला नंबर है उसको कहते हैं रियल नंबर, क्या कहते हैं दोस्त, रियल नंबर, ठीक। और जो दूसरा टाइप है उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, क्या कहते हैं दोस्त, इमेजिनरी नंबर। एक हमारे पास रियल नंबर होगा और दूसरा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। जब इन दोनों को जब एक साथ हम शामिल करेंगे तो एक नया नंबर जनरेट होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं दोस्त उसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक हमारे पास रियल नंबर होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा, दोनों को मिला करके क्या नंबर बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ लो, पहले ही हम बता देते हैं कि भैया रियल नंबर हमारे सिलेबस में है, रियल नंबर हमारे सिलेबस का हिस्सा है। क्लास 10th तक हम रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं और रियल नंबर से रिलेटेड ही पढ़ते हैं। क्लास 10th के बाद 11th में हमको मिलेगा रियल नंबर, वो भी बच्चे जो मैथ्स या फिर साइंस चूज करेंगे। तो इमेजिनरी नंबर हमारा 11th का सिलेबस है, तो हमको ये पढ़ना नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी 11th का सिलेबस है, इसको हमको पढ़ना नहीं है। रियल नंबर की अगर बात करें दोस्त, किसकी बात करें, रियल नंबर की, तो रियल नंबर सबसे पहली बात
इसकी रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। रियल वैल्यू बोल लो या फिर फिजिकल वैल्यू बोल लो, रियल वैल्यू बोल लो या फिर फिजिकल वैल्यू बोल लो, एग्जिस्ट करती है। रियल वैल्यू या फिर फिजिकल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। संख्या रेखा भी बताते हैं, संख्या रेखा होता क्या है ये भी पढ़ना है भाई। नंबर लाइन जानो तो नंबर लाइन पढ़ते आ रहे हो, उसके पीछे कहानी क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है जी। रियल नंबर्स की अगर बात करें मेरे दोस्त, पहली बात रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अभी तक जितने नंबर्स आप देखे होंगे, चाहे आप देखे होंगे -4, चाहे आप देखे होंगे -4/3, चाहे आप देखे होंगे 4/-, मतलब इस जैसे नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। आपने देखा होगा -1.5, आपने देखा होगा -1.5345 ऐसे ऐसे करके। आपने देखा होगा रूट के अंदर ऐसे √3/2, माइनस का √3 अपॉन में 2, माइनस का √3 अपॉन में √2, इस तरीके के नंबर्स देखे होंगे। आपने ये देखा होगा, आपने ये देखा होगा, आपने ये देखा होगा, आपने ये देखा होगा। जितने भी नंबर्स आप अभी तक देखे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि रियल नंबर ही सिलेबस में है 10 तक। अब इमेजिनरी की पहचान क्या है दोस्त? इमेजिनरी की पहचान क्या है? रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू चली आती है, क्या चली आती है दोस्त? नेगेटिव वैल्यू। जैसे मैंने बोल दिया रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1, ये देखो भाई रूट के बाहर है माइनस और यहां क्या है? रूट के अंदर माइनस। तो इसको हम कहते हैं इमेजिनरी, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है आयोटा से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त? आयोटा से। इसको पढ़ते क्या है? आयोटा। आयोटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त। ठीक, आई फॉर आयोटा। आई की वैल्यू कितनी होती है? तो रूट के अंदर -1 या फिर रूट के अंदर -1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। पढ़ते क्या उसको? आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है? तो रियल में जब इमेजिनरी शामिल हो जाता है, जैसे मैं बोलूं 2 प्लस में रूट के अंदर -3, तो ये क्या बन गया भाई? ये वाला हिस्सा रियल पार्ट हो गया और ये वाला हिस्सा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल प्लस इमेजिनरी मिल करके एक नए नंबर्स का बनाते हैं, एक नया नंबर इजाद करते हैं भाई। उस नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उस नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है दोस्त? रियल नंबर। हमें पढ़ना क्या है? रियल नंबर। चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना। आगे की बात करते हैं, ठीक, आगे की बात करते हैं, है ना। वही कहानी है। रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी रियल या फिर फिजिकल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इसकी रियल और फिजिकल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है भाई। चलिए, अब हमें सबसे पहले जानना है कि नंबर लाइन की कहानी क्या है। नंबर लाइन की कहानी क्या है? नंबर लाइन की, मेरी बात सुनो मेरे भाई दोस्त। सबसे पहले नंबर लाइन को हमें पढ़ना है। नंबर लाइन को हमको पढ़ना है कि नंबर लाइन की कहानी क्या है ना। दिख रहा होगा आपको, उम्मीद है दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं है, थोड़ा सा चश्मा का नंबर बढ़ा लो भाई। ठीक है दोस्त, इधर आ जाओ। ये होता क्या है? सबसे पहले लाइन जो हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में। क्लास 9th में एक चैप्टर है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री, है ना, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। उसमें हम लाइन के बारे में, पॉइंट के बारे में, रे के बारे में, सेगमेंट के बारे में, ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात अगर लाइन की बात करें तो लाइन क्या है भाई? कलेक्शन है। कलेक्शन है किसका? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स का? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है ये। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का क्या है? कलेक्शन। एक बात ये हो गई। अब पॉइंट क्या है? नंबर लाइन तो हम बोल दिए कि भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? तो भैया पॉइंट एक इमेजिनरी डॉट है, एन इमेजिनरी डॉट है।
इमेजिनरी डॉट है। क्यों भाई इमेजिनरी डॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको, ये क्या होता है भाई, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस मीनिंग इसका ये है कि ना ही इसके पास लेंथ है, लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, ऊंचाई नहीं है। मतलब ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, मतलब कोई उसका पैमाना ही नहीं है, कोई माप ही नहीं है। तो जिसको हम माप नहीं सकते उसको देख भी नहीं सकते। भाई एटम को बोला जाता है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको भी हम बता देते कि भाई स्फेरिकल शेप के हैं, इतना मास होता है, इतना रेडियस होता है, सब बता देते हैं। इसके बारे में हम कोई जानकारी दे ही नहीं पा रहे हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं क्या, इमेजिनरी डॉट। क्या तो बोलते हैं दोस्त, इमेजिनरी डॉट। तो ये हमारा एक इमेजिनरी डॉट है, क्योंकि इसके पास ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है। तो भाई यूज क्या है इसका? तो यूज है टू लोकेट, टू लोकेट, टू लोकेट मतलब किसी को बताने के लिए कि वो कहां स्थिर है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कि ये हमारा क्लासरूम है दोस्त, ये हमारा क्लासरूम है। क्लासरूम में फिर क्या लगा हुआ है, पहले डेस्क लगा हुआ है, फिर उसके नीचे बेंच लगा हुआ है, फिर डेस्क लगा हुआ है, फिर बेंच लगा हुआ है। मैंने बोला कि आदित्य, है ना, एक बच्चा पढ़ता है ऑफलाइन क्लासेस में, आदित्य तिवारी, आदित्य तिवारी, ठीक। मैंने बोला आदित्य यहां बैठा हुआ है, तो हमने डॉट से ऐसे लगा दिया। मैंने बोला अक्षित यहां बैठा हुआ है, तो डॉट यहां लगा दिया, ठीक। मैंने बोला अमन यहां पे है, मैंने बोला गणेश यहां पे है। तो हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये जो क्लासरूम है ना, क्लासरूम, क्लासरूम में बच्चों के लोकेशन को हम दर्शा, एक्चुअल में है क्या ये, क्या यहां पे बैठे हुए हैं बच्चे, नहीं, हम बस दर्शा रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि हाँ अगर इस तरीके से क्लासरूम है तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे आदित्य भाई बैठे हुए हैं, इस पर्टिकुलर प्लेस पे अक्षित भाई बैठे हुए हैं, इस पर्टिकुलर प्लेस पे अमन भाई बैठे हुए हैं, इस पर्टिकुलर प्लेस पे गणेश भाई बैठे हुए हैं, और इस पर्टिकुलर प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, शनि भाई। कौन बैठा हुआ भैया, शनि, ठीक। क्या बात को समझ पाए क्या? तो हम लोकेट करने के लिए यूज करते हैं किसका, डॉट का या फिर पॉइंट का। पॉइंट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये डायमेंशनलेस है, इसका डायमेंशन ही नहीं है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, और ना ही ऊंचाई है। तो जिसको हम माप ही नहीं सकते उसको देख सकते हैं क्या? यहां तक कि हम जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बारे में भी बता पाते हैं कि भैया इनका रेडियस क्या है, इनका वेट क्या है, सॉरी मास क्या है, इस सब तरीकों के बारे में हम जानकारी रखते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी डॉट। अब मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा भाई, नंबर लाइन की कहानी, ठीक। नंबर लाइन की कहानी, ये हो गया नंबर लाइन, नंबर लाइन, ये भी एक 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 लाइन, सारे के सारे क्या है, लाइंस है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, इस तरीके से जो भी है। ये भी किससे मिलकर बने हुए हैं भाई, ये भी किससे मिलकर के बना हुआ है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, किससे मिलकर के बना हुआ है दोस्त, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर के ये बने हुए हैं। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सेम केस इसके लिए भी है, वही बात इसके लिए भी है, वही बात इसके लिए भी है, वही बात इस सब के लिए भी है। तो लाइन अगर मैंने बोल दिया तो लाइन कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तुम यूनिवर्स के एक छोर से दूसरे छोर तक लाइन खींच दो, उसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तुमने छोटा सा ही ऐसे बोल दिया, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो लाइन का कितना भी छोटा टुकड़ा क्यों ना हो, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर के बना है, ठीक। दूसरी बात, अब जब नंबर लाइन की बात चलती है ना तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है ना जैसे यहां पे 0 लिख देते हैं, यहां आ जाता है 1, यहां आ जाता है 2, यहां आ जाता है 3, ऐसे बातें बढ़ती हैं, कहां तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक।
इधर आ जाता है -1, इधर आ जाता है -2, इधर आ जाता है -3, इधर आ जाता है -4। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका था। ठीक, अब लाइन के बीच का ये टुकड़ा हमने उठाया, ए बी इसको नाम दे दिया, हमने ए बी को उठाया भाई, ए बी को। ठीक, यहां है ए, यहां है बी, यहां है 0, यहां है 1। अभी भी ये कितने नंबर से, ये कितने पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये पूरी लाइन भी किससे मिलकर के बनी हुई है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। और हर एक पॉइंट, each point represent a number, each point represent a number, each point represent a number। हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 से लेकर के 1 तक जो हमने लाइन खींच रखा है, या फिर जो लाइन सेगमेंट खींच रखा है, उसमें भी क्या है भैया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। उसमें भी क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। और हर एक पॉइंट क्या कर रहा है? एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स हुए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स। अनंत संख्याएं 0 से 1 के बीच में है। समझ में आ गई बात? वैसे ही मैं बोलूं, यहां है 0 और यहां लिख दिया मैंने 0.00000001। एक का कितना टुकड़ा? 1 2 3 4 5 6 10 लाख। इस पेन का इसके 10 लाख टुकड़े कर दो, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बीच में भी क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो हर एक पॉइंट क्या कर रहा है? एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 और 0.000000 कितने भी 0 लगा दो, आखिरी में 1 लगा दो, उनके बीच में भी वो चाहे नंबर्स कितने ही छोटे हो, चाहे वो नंबर्स कितने ही बड़े हो, उन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। और हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक नंबर के बीच में क्या होगा? हर एक दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई दोस्तों बात है? ठीक है, ये हो गई नंबर लाइन की कहानी कि हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे। आगे हम पढ़ेंगे रेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इररेशनल या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते। ये हो गई नंबर लाइन की कहानी। अब चले आओ रियल नंबर के भाई, रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर थोड़ा सा ना, रियल नंबर जो था वो थोड़ा सा पुराने ख्यालात का आदमी है। उसने अपने समय में 2 शादियां करी भाई। कितनी शादियां करी? 2। और उस समय कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं थे, तो उसकी 2 शादियां हो गई, उसको जेल भी नहीं हुई। ठीक, अब इसने 2 शादियां करी। तो पहली शादी से इसके 2 बच्चे हुए और एक को उसने नाम दिया रेशनल, एक को उसने नाम दिया रेशनल और दूसरे को उसने नाम दिया इर्रेशनल। एक को रेशनल नाम दिया, दूसरे को क्या नाम दिया मेरे भाई? इर्रेशनल। पहली शादी 2 बच्चे, रेशनल और इर्रेशनल। दूसरी शादी भी करेगा, ये दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो उसमें उससे भी उसके 2 बच्चे हुए। तो एक को नाम दिया उसने इंटीजर और दूसरे को उसने नाम दिया डेसिमल, है ना। एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ेंगे। एक को उसने नाम दिया इंटीजर, दूसरे को नाम दिया डेसिमल। चल दो भाई, आते हैं अपने तरफ, जो मैं पढ़ना था उसके पास आओ। ये रहा रेशनल और इर्रेशनल। मेरी बात सुनो, रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक। पहले को हमने क्या बोला? एक नंबर को क्या बोला भाई? रेशनल। और दूसरे को क्या बोला? इर्रेशनल। एक हमारा रेशनल रियल नंबर होता है और एक हमारा इर्रेशनल रियल नंबर होता है, ठीक। जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो इर्रेशनल होगा, जो इर्रेशनल नहीं होगा वो रेशनल होगा, क्योंकि भाई 2 ही प्रकार के नंबर्स हैं हमारे पास। जो रेशनल है वो इर्रेशनल नहीं है, जो इर्रेशनल है वो रेशनल नहीं है। सिंपल सी बात है भाई। चलो भाई, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर्स को आर के ऊपर प्लस लगा देते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स को आर के ऊपर माइनस लगा देते हैं।
इतनी बातें आपको बता दिए। फिर वैसे ही रेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू, कैपिटल क्यू से, और इरेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के ऊपर बार से, या फिर क्यू के ऊपर ये छोटा सा सी लिख देते हैं। दोनों ही तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाई रेशनल का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा नंबर, एनी नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाए, जिसमें P और Q दोनों ही इंटीजर्स हों। दोनों ही क्या हो दोस्त? इंटीजर्स। दोनों ही क्या हो? इंटीजर्स। P और Q, अच्छा इंटीजर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे, है ना, चिंता मत करिए कि इंटीजर लिख दिए कुछ बताए भी नहीं। दोनों क्या हैं भैया? P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, ठीक। जिसमें जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड, ठीक। ये भी कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे कि भाई 0 नॉट डिफाइंड क्यों कहता है, अभी बता सकते हैं, हो सकता है इसी लेक्चर में बता दें। एक और बात, जो HCF P और Q का कब सिंपलेस्ट फॉर्म में, कब भैया? सिंपलेस्ट फॉर्म में ओ रहेगा 1 के बराबर, और इसका मीनिंग निकल करके आता है कि P और Q दोनों ही कोप्राइम होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। सबसे पहली बात, रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है क्या 4, क्या हम 4 को 4 अपॉन में 1 नहीं लिख सकते हैं क्या? क्या हम 4 को 8 अपॉन में 2 नहीं लिख सकते हैं क्या? ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, दो किसके बराबर नहीं है? 0 के। और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? HCF 1 के इक्वल। क्या हम 0 को रेशनल नहीं कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं भाई, 0 अपॉन में 1, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ठीक। तो जिनको हम जो, या फिर जो P बाई Q के फॉर्म में हो, या फिर जिनको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख पाए, P और Q दोनों ही इंटीजर्स हों और Q कभी 0 के इक्वल ना हो, ऐसे सारे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर। इर्रेशनल की अगर बात करें तो भाई इनको हम P अपॉन में Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते दोस्त, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक। इतनी बात समझ गए क्या? तो रेशनल की कहानी हो गई, इर्रेशनल की कहानी हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्या है दोस्त? ये इंपॉर्टेंट, ठीक। अब चले आओ, एक हमारे पास क्या था, एक कहानी थी हमारी इंटीजर की और डेसिमल की, एक कहानी थी हमारी इंटीजर की और किसकी? डेसिमल की। इंटीजर और डेसिमल, इंटीजर और डेसिमल, बात सुनिए मेरे भाई, इंटीजर और डेसिमल की कहानी, इंटीजर की और डेसिमल की कहानी, ठीक। मैंने पहले ही बोला था, है ना, रियल नंबर ने 2 शादियां करी, एक शादी से रेशनल और इरेशनल, और एक शादी से क्या? इंटीजर और डेसिमल। मेरी बात सुनिए दोस्तों, मेरी बात सुनिए, इंटीजर ऐसा रियल नंबर जो खुद में कंप्लीट या फिर 100%, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो स्वयं में सक्षम है भाई, उसी को हम लोग कहते हैं इंटीजर। जैसे 4 मेरे दोस्त, 4 पेन, 1 पेन, 2 पेन, -3, -5, ये वैल्यूज अपने आप में क्या है? 100% है। एक कंप्लीट वैल्यू को ये क्या कर रहे हैं? दर्शा रहे हैं। तो उनको हम इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इंटीजर। जैसे मैंने बोल दिया 1 पेन, मैंने बोल दिया 2 पेन, तो भाई 1 पेन है, दूसरा पेन है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी 100% है, ये भी 100% है। तो ऐसे सारी वैल्यूज को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो जो रियल नंबर, जो भी रियल नंबर
जो रियल नंबर अपने आप में 100% है, कंप्लीट है, उसको हम कहते हैं इंटीजर, उसको हम कहते हैं इंटीजर। और सारे इंटीजर्स रेशनल से मिलते हैं भाई, और रेशनल से, क्योंकि सारे इंटीजर्स के 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, 4 को हम लिख सकते हैं 8/4, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। जो नहीं लिख सकते उसको लिख सकते हैं, जो नहीं है उसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक। ये रहा। डेसिमल के बारे में बात करें तो ऐसा रियल नंबर जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, 100% नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे मैं बोलूं 1.5 पेन, मतलब एक पेन था और उसी पेन का जो दूसरा हिस्सा, दूसरा पेन है उसका आधा, ठीक। जैसे मैं एक पेन को बोल रहा हूं कि जो एक पेन है ना वो अपनी बॉडी और कैप के साथ कंप्लीट होता है, तो हमने कैप हटा दिया तो उसका कुछ हिस्सा गया, मतलब अपने आप में कंप्लीट है क्या? नहीं। तो जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल। उसको क्या कहते हैं दोस्त? डेसिमल, ठीक। अब एक एक करके हम इंटीजर्स के बारे में ही पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे? डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। इंटीजर है ना, इंटीजर, इंटीजर दोस्तों, इंटीजर भाई, इंटीजर 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3। इंटीजर कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। इंटीजर कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। मैं अगर इंटीजर्स की बात करता हूं, इंटीजर्स के टाइप कितने होते हैं? 3। कौन कौन से भाई? ध्यान दीजिए। ये हो गया नंबर लाइन। अभी इंटीजर के बारे में हम जान चुके हैं क्या होते हैं भाई? 100%। खुद में कितने परसेंट होते हैं? 100%। यहां पे आता है 0, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, ऐसे कर करके ये जाएगा कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक। इधर आएगा -1, फिर आएगा -2, फिर आएगा -3, फिर ये जाएगा इधर ऐसे कर कर करके कहां तक? ऐसे कर करके कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। समझ रहे हो बात को? इसको हम नाम देते हैं जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। अच्छा एक और बात है ना, इसको रिप्रेजेंट ना, इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, कैपिटल जेड से। इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। जीरो के राइट में, जीरो के राइट में जो भी होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं दोस्त? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। जैसे ही आप राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे वैल्यू इंक्रीज करती है, वैल्यू इंक्रीज करती है भाई। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, इस तरीके से वैल्यू इंक्रीज करते जाएगी जैसे आप राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज। आप जब जीरो से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, किधर की तरफ बढ़ते हैं भैया? लेफ्ट की तरफ, जीरो से लेफ्ट की तरफ, तो इसको हम लोग कह देते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या नाम देते हैं? नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जीरो से राइट की तरफ है, नेगेटिव इंटीजर जीरो से लेफ्ट की तरफ है, जीरो से लेफ्ट की तरफ है। इधर आप जिधर लेफ्ट में जितना बढ़ते जाएंगे जो वैल्यू होगी ना वो डिक्रीज करते जाएगी, मतलब घटती जाएगी। -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 छोटा -5। अब सबसे बड़ी बात है कि वैल्यू इधर बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रही है, इधर घटा रहे हैं तो घट रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि ए है, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, मतलब एक पर्सन हमारे पास कौन है? ए, दूसरा पर्सन हमारे पास कौन है? बी। अब होता क्या है, ए ना, ए से बी कर्जा लेता है, ठीक। ए बी जो है ए से कर्जा लेता है, तो ये जब कर्जा मान लो देता है 100 रुपए का, तो ये प्लस में है। इसने कर्जा लिया 100 रुपए का, तो ये माइनस में है, ठीक। मान लो दोनों कमाने गए, दोनों कमाने गए, इन दोनों में बात ये हुई थी कि भाई जब हम लोग कमाए, तुम कमाना तो मुझे जो मेरे से कर्जा लिया हो वापस कर देना, ठीक।
एक ही सैलरी पे दोनों का जॉब लगता है, पहले मंथ में इसको भी 500 रुपये मिलता है और पहले मंथ में इसको भी 500 रुपये मिलता है। तो ये क्या करेगा, इसके पास 500 ना बच करके बच जाएगा 400, क्योंकि 400 इसको ये लौटाएगा। तो क्या कर रहा है, माइनस जो ₹100 है ना, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। मान लेते हैं इसको देने के बाद इसके पास 0 रुपए है। कितना रुपए भैया, 0 रुपए। 500 रुपए ये कमाया, 100 रुपए उधर से लेकर के आएगा, इसका हो जाएगा 100 रुपीज। कितना हो जाएगा भैया, 100 रुपीज। तो यहां से ये बातें समझ में आती हैं, 0 मतलब कि पैसा ना होना ठीक है, किससे, कर्जे से। तो जो नेगेटिव साइन है ना, जो नेगेटिव साइन है, ये रिप्रेजेंट करता है लोन को, क्रेडिट को, ऋण को। ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, तो हमारे पास 0 इंटीजर है, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है। 3 प्रकार के हमारे इंटीजर्स हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को जेड के ऊपर प्लस लगा के, नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड के ऊपर माइनस लगा के। ठीक, ये भी याद रखिएगा। इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है भाई, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक, एक और बात यहां बताने लायक है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, बाद में बता देंगे उसको, आगे बढ़ते हैं। अब चले आओ, हमारे पास है क्या, डेसिमल। कौन है दोस्त, डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल 3 टाइप के। इंटीजर क्या होता है, जो वैल्यू अपने आप में कंप्लीट होती है उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। जो अपने आप में 100% है उसको कहते हैं इंटीजर। उसको क्या कहते हैं, इंटीजर। उसको क्या कहते हैं, इंटीजर। जो अपने आप में 100% है उसको कहते हैं इंटीजर। ठीक भाई, अब डेसिमल की बात करें तो ये अपने आप में 100% नहीं होते, 100% नहीं होते, नहीं होते भाई, ये 100% नहीं होते। अब इनके टाइप क्या है, अगर जिसको रीड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो ना, एक बार देख ले भाई। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। पढ़ा दिए, अब फिर से रिवाइज करके देख लेना कि भाई, रिवर्स करके, पीछे करके, ठीक, जब बड़ा था तब देख लेना। ठीक है भैया, आओ समझाना ज़्यादा जरूरी है। पहला डेसिमल है टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी से थोड़ा सा रीड करना चाहेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं भैया इसको, शांत दशमलव। क्यों कहते हैं शांत दशमलव, कुछ रीजन होगा ना। देखो भाई, मैंने 5 को 2 से भाग दिया, तो भाग का नियम है कि भैया 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ो कि 5 के बराबर रह जाए, या फिर 5 से जस्ट छोटा रहे। तो 2 दूना 4, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दो, 2 पचे 10, 2 पचे 10, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ये जो डेसिमल है ना, जो ये डेसिमल है, ये टर्मिनेट हो गया। ये क्या हो गया दोस्त, टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया। अब इसमें कोई भी हलचल नहीं है, शांत है ये क्या है, शांत, शांत है। तो जो दशमलव शांत हो जाए, जिसमें कोई और हलचल और हरकत ना हो, ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब चले आइए भैया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग पे। हमारे पास एक नंबर है 10, 10 को भाग दे रहे हैं 3 से। भाई भाग दे रहे हैं, देख लीजिए, 3 तरीके 9, 10 में से 9 जाएगा 1, 0 बचेगा। 3 तरीके 9, 10 में से 9 जाएगा 1, 0 आएगा। 3 तरीके 9, 10 में से 9 जाएगा 1, 0 आएगा। 3 तरीके 9, 10 में से 9 जाएगा 1, 0 आएगा। मतलब भाई इसकी जो वैल्यू है ना, उसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, नहीं है, नहीं है, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। और इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है 3.3 के ऊपर बार। इसका मीनिंग ये निकल कर क्या आता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका अंत नहीं हो रहा है, बार 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 रीअकर, बार बार होना, बार बार होना, रीअकरेंस, कुछ बार बार होता है। तो बोल रहा है यार फिर से हो गया ये, तो बार बार क्या हो रहा है, 3 रिपीट कर रहा है। तो ये तो पहली बात, तो ये शांत हो रहा है क्या, ये शांत नहीं हो रहा है। और एक ही जैसा डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है,
क्या कर रहा भाई दोस्त, रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल दिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब चले आओ दोस्त इसके बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है ना, ये थोड़ा सा क्या है भाई, उजड है, उजड है ना, उजड है। इसका ये कहना है भाई, ना हम खत्म होंगे और ना ही एक जैसे को आने देंगे। जैसे हमारे पास √2 की वैल्यू जो होती है, हमारे पास √3, हमारे पास है √5, हमारे पास पाई की जो एकदम करीब वाली वैल्यू होती है, हमारे पास मैं बोल दूं 1.37941567215192, कुछ भी आते जा रहा है, अंत भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एक और बात भाई देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये हो जाता है रेशनल, ये हो जाता है रेशनल। हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को भी, हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को भी p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं। याद करो क्वेश्चंस हुआ करते थे क्लास 9th में कि भाई 2.34 के ऊपर बार है, इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हम इसको भी लिख पाते हैं, लेकिन हम इसको नहीं लिख सकते। तो जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है, हम दोनों को ही p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए किसको बिलोंग करेंगे, रेशनल को। किसको बिलोंग करेंगे, रेशनल को। किसको बिलोंग करेंगे, रेशनल को। कौन कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, ये दोनों ही डेसिमल्स किसको बिलोंग करते हैं, रेशनल को, क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या बन जाता है, इर्रेशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ये क्या बन जाता है, इर्रेशनल। तो ये कहानी है टर्मिनेटिंग की, ये कहानी है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग की, और ये जो कहानी है किसकी है दोस्त, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की। इसको भी रेशनल बोलोगे, इसको भी रेशनल बोलोगे, उसको इर्रेशनल बोलोगे। क्या बोलोगे दोस्त, इर्रेशनल। उम्मीद है समझ में आया है, समझ में आया है, बहुत बढ़िया है ना। आगे बढ़िए, जैसे हमारे पास क्या है, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग 4.75 3.250 6.8, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल को, क्योंकि इनका अंत हो जा रहा है। ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है। जैसे 1.6655 बार बार आता चला जाए, 3 बार बार आता चला जाए, 4.251251251251 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए क्या कहलाएगा, रेशनल। बोलो भैया, ये बात भी रिवाइज करते चलो, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये भाई √2 1.41421356237 कुछ भी आ रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक, ये क्या कहलाएगा, इर्रेशनल। क्या कहलाएगा, इर्रेशनल, क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई की वैल्यू 3.14159। यहां से एक बात बता दें आपको, यहीं से एक बात बता देते हैं, एक बात तुमको बता देते हैं दोस्त, है ना, गुस्साना नहीं, एक बात तुमको हम बता देते हैं। देखो भाई, बात क्या बताते हैं, देखो बात क्या बताते हैं, देखो पाई की जो ना वैल्यू होती है, एक हम लोग यूज करते हैं 22/7। ये क्या है भैया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है, उसके सबसे करीब ये वाली वैल्यू है 3.14159 डॉट 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 डॉट। ये किसको बिलोंग करता है, जो सबसे करीब है, सबसे करीब जो है, ये आपका कौन सा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इर्रेशनल। कोई बोलेगा पाई का डेसिमल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। डेसिमल कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रेशनल है कि इर्रेशनल, तो आप पहली बार में बोलोगे इर्रेशनल। अगर कोई बोल देगा अच्छा इसकी ये वाली वैल्यू बताओ कि 22/7 क्या है, तो आप बोलेंगे रेशनल।
बस बोल दे पाई क्या है, इरेशनल। पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो क्या है, तब बोलोगे रेशनल। लेकिन आपसे मैं स्पष्ट भाषा, पाई क्या है तो बोलोगे इरेशनल। पाई क्या है, इरेशनल। पाई क्या है, इरेशनल। याद कर भाई, चलो। हाँ, कैसे पहचाने, इसके बाद इसका ना, ये जो कैसे पहचाने ये टॉपिक है भाई, ये पढ़ाएंगे आपको, है ना, ये बातें पढ़ाएंगे। क्यों कैसे पहचाने कोई डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, कैसे पहचाने ये आपको बात बताई जाएगी, समझाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, यहां से काम शुरू होता है हमारा असली, यहां से हमारा काम शुरू होता है। फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है। सुनिएगा, आपका काम है सुनना, मेरा काम है सुनाना, सुनैना। ठीक, चलो भैया सुनो मेरी बात। फैक्टर, फैक्टर का मतलब समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर x है, उसको हमने y से डिवाइड किया, कुछ ना कुछ हमारा कोशेंट आया, उसको हमने मान लिया कि कोशेंट z आया, लेकिन रिमाइंडर 0 बच गया, रिमाइंडर 0 बच गया। हमने माना कि एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर x है, हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर x, उसको डिवाइड किया हमने एक पॉजिटिव इंटीजर y से, हमारे पास कुछ ना कुछ कोशेंट आया, पता नहीं क्या आया भगवान जाने, लेकिन रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर की हमारे पास कंफर्मेशन है कि भाई 0 आ गया। सुनिएगा मेरी बात, हमने 4 को भाग दिया 2 से, 4 भी एक पॉजिटिव इंटीजर, 2 भी एक पॉजिटिव इंटीजर, 2 दूना 4, रिमाइंडर आ गया 0। जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर कहते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, जितनी बार डिवाइड करते हैं उसको कोशेंट कहते हैं, जो बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। बचा क्या, बचा कुछ नहीं, बोलोगे रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर से क्या है 0। कुछ बच्चे बोलते हैं कुछ नहीं बचा, अरे 0 बचा भाई, रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर बचेगा 0, रिमाइंडर बचेगा 0। सुनो मेरी बात, तो जो हमने 4 को भाग दिया 2 से तो रिमाइंडर बच गया 0, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, हम यहां से बोलेंगे पहली बात हम ये बोलेंगे 4 इज डिविजिबल बाई 2। पहली बात ये बोलेंगे। दूसरी बात भी कुछ बोलेंगे क्या, बिल्कुल बोलेंगे, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। एक और बात याद रखिएगा, फैक्टर का मतलब होता है काटने वाला, फैक्टर का मतलब होता है काटने वाला, या फिर इसी को बोलते हैं बांटने वाला, ठीक, या फिर इसी को बोलते हैं भाग देने वाला, भाग देने वाला। तो जो काटे, जो आपका काटता है उसी को फैक्टर कहते हैं, उसी को फैक्टर कहते हैं। काटने वाला क्या कहलाएगा, फैक्टर। काटने वाला क्या कहलाएगा, फैक्टर। भाग देने वाला क्या कहलाएगा, फैक्टर। बांटने वाला क्या कहलाएगा, फैक्टर। तो जो डिवाइड करता है, जो भाग देता है, जो आपका काटता है, उसको क्या कहेंगे हम, फैक्टर। उसको क्या कहेंगे हम, फैक्टर। बात को समझ गए क्या। चलिए अब बात शुरू होती है मल्टीपल की। किसकी भैया, मल्टीपल की। मल्टीपल हमने बोला x है ना, हम बोलेंगे x को जब हम y से भाग देते हैं तो कुछ कोशेंट मिल जाता है z, लेकिन रिमाइंडर कंफर्म है कि 0 आ गया। तो हम बोलेंगे क्या, x इज अ मल्टीपल ऑफ, x इज अ मल्टीपल ऑफ y, x इज अ मल्टीपल ऑफ y। हमने 4 को भाग दिया 2 से, हमने 4 को भाग दिया 2 से, कोशेंट आया 2, लेकिन रिमाइंडर हम कंफर्म है कि 0 आ गया। हम क्या बोलेंगे, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इस चैप्टर के लिए। अरे गधा कहीं के लिखन दिखने में इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट तब समझो तो इंपॉर्टेंट है। अरे गधा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर जानते नहीं हो, एचसीएफ क्या बताओगे।
मल्टीपल जानते नहीं हो, एलसीएम क्या बताओगे? तो भाई फैक्टर कौन होता है? जो डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 0। मल्टीपल हो काटने वाला, फैक्टर कटवाने वाला, मतलब तुम क्या कहलाओगे? मल्टीपल। कटवाने वाला, कटवाने वाला जिसका कटता है उसको हम लोग मल्टीपल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भैया? मल्टीपल। जिसको हम भाग देते हैं उसको कहते हैं मल्टीपल। तुमको कहेंगे हम मल्टीपल, समझे भाई? तो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो एक बात मेरे भाई ये है, एक बात ये है, ठीक? समझे बात को? समझे बात को? तो कोई भी अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर x है, उसको y से हमने डिवाइड किया, कोशेंट क्या बचा नहीं पता, लेकिन रिमाइंडर क्या बच गया? 0। तो यहां से हम 3 बातें बोल सकते हैं। तीसरी बात में इसको शामिल कर लो कि 4 क्या है? 4 इज डिविजिबल बाई 2, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ये तीनों बातें हम यहां से हमारा निष्कर्ष निकल करके आता है, ठीक? अब एक और बात समझिएगा, समझिए क्या बात समझाना चाहते हैं हम। फैक्टर, फैक्टर, फैक्टर है ना? फैक्टर की अगर बात करते हैं, इसकी बात करते हैं फैक्टर की। जैसे 4 है, या फिर एक सबसे बढ़िया एग्जांपल लेते हैं ना, 36। 36 जो है 1 से जाएगा 36 बार में, 2 से जाएगा 18 बार में, 3 से जाएगा 12 बार में, 4 से जाएगा 9 बार में, 6 से जाएगा 6 बार में, ठीक? इसके जो फैक्टर्स हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है और 36 है। ये हमारे इसके फैक्टर्स हैं, मतलब डिवाइड करने वाले। 1 से कटेगा 36 बार में, 36 से कटेगा 1 बार में, 6 से कटेगा 6 बार में, 4 से कटेगा 9 बार में, 9 से कटेगा 4 बार में। अगर यहां पे आप देखें, ऑब्जर्वेशन आप अगर ऑब्जर्व करें तो किसी भी नंबर का जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर हमेशा 1 होता है, और लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है, वो नंबर खुद होता है, ठीक? वो नंबर खुद आता है। अब हम एक बात करें भाई, मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल। तो 36 के मल्टीपल्स को लिखते हैं, तो 36 से कम 36, 36 दूना 72, 36 दिया 108, 36 को 144, इस तरीके से ये 36 बचे 180। भाई बात बढ़ती जाएगी, बात बढ़ती जाएगी। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा दोस्त? सबसे छोटा मल्टीपल 36 का तो 36 होगा। और लार्जेस्ट मल्टीपल की अगर बात करें, किसकी बात करें? अगर लार्जेस्ट मल्टीपल की, लार्जेस्ट मल्टीपल क्या होता है दोस्त? नॉट डिफाइंड, मतलब बता नहीं सकते। जो काटने वाला है उसको हम कहते हैं फैक्टर, जो कटने वाला है उसको बोलते हैं मल्टीपल। किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल को, सबसे छोटा फैक्टर कौन होता है? तो नंबर खुद होता है। मैं बोलूं n एक हमारे पास नंबर है, तो इसका सबसे छोटा फैक्टर कौन होगा? 1, और सबसे बड़ा कौन होगा? n। बात को समझ गए क्या? बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, ठीक? मल्टीपल की अगर बात करें, n हमारे पास एक नंबर है, सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद होगा, और सबसे बड़ा हम उसको नॉट डिफाइंड, मतलब बता नहीं सकते, या फिर कांट बी डिटरमाइंड। बात को समझ गए क्या? चलिए कुछ बातें और पढ़ लेते हैं फैक्टर से रिलेटेड। जैसे हमारे पास नंबर उसे 36 बहुत बढ़िया एग्जांपल है। 36 के सारे फैक्टर्स को लिखो। 1 गुणे में 36, 2 गुणे में 18, 3 गुणे में 12,
4 गुणे में 9, 6 गुणे में 6। ये इसके सारे फैक्टर्स हैं, ये इसके सारे क्या हैं, फैक्टर्स। इतनी बात तो क्लियर है, ये सारे इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्यों हैं, क्योंकि डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। और ये सबका क्या कहलाएगा, मल्टीपल। एक और बात बताओ, मैं इनमें से इसका कोई भी फैक्टर उठा लूं, 12 उठा लूं, 12 के फैक्टर्स को लिखो। 1 गुणे में 12, 2 गुणे में 6, 3 गुणे में 4। इसके बाद कोई और है क्या, नहीं। अब थोड़ा सा मैच करो भाई, ये है नंबर, इसका फैक्टर कौन है, 12। मतलब इस नंबर का फैक्टर कौन, 12। और 12 के फैक्टर कौन, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। ठीक, इसका मतलब ये निकल करके आता है कि 36 का फैक्टर 12 है। 36 का फैक्टर 12 है। 36 का फैक्टर क्या है, 12। और ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं, ये सारा 12 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर के फैक्टर्स अगर तुम देखो, 1 यहां भी है, अगर तुम देखो 2 यहां भी है, अगर तुम देखो 3 यहां भी है, अगर तुम देखो 6 यहां भी है, अगर तुम देखो 4 भी है, अगर तुम देखो 12 भी है। क्या बात समझ भाई। तो फैक्टर के फैक्टर, सॉरी, किसी भी नंबर के फैक्टर के सारे फैक्टर्स उस पहले नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर्स। ये नंबर है, इसका फैक्टर 12 है, 12 के फैक्टर्स ये हैं, इसके सारे फैक्टर्स, मतलब इस नंबर के फैक्टर के फैक्टर्स पहले नंबर के क्या हैं, फैक्टर्स। बात को समझ गए क्या, सुनो मेरी बात। एक और बात यहां से है ना, तुम क्या बोलेंगे, है ना, किसी भी नंबर के फैक्टर्स के सारे फैक्टर्स भी किसी भी संख्या के, या फिर नंबर लिख लेना, किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के फैक्टर्स के फैक्टर्स पहली संख्या के पहले नंबर के भी फैक्टर्स होते हैं, ये कंफर्म है भाई, 100% श्योरिटी है। 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर 36 के भी होंगे। इस तरीके से आप किसी और नंबर को ले लीजिए, 36 का अच्छा एक बात बताओ, 12 का फैक्टर कौन है, 6 के फैक्टर्स देखो, 1 गुणे में 6, 2 गुणे में 3, बोलो भैया, 1 2 3 6। 12 का फैक्टर कौन, 6, और 6 के सारे फैक्टर्स किसमें हैं, 12। तो फैक्टर के सारे फैक्टर्स, सॉरी, एक किसी नंबर के फैक्टर के सारे फैक्टर्स उस नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर। उस नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर। बात को समझ गए क्या, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुमसे बोलूं कि 12 का मल्टीपल कौन है, 36, तो 36 से कम 36, 36 दूना 72, 36 दिया 108, 36 को 144, 36 पचे 180, 36 छक्के 216, इस तरीके से आगे बढ़ता होगा। अब ये देख लो भाई, 36 के मल्टीपल कौन, ये सारे, मतलब 36, और 36 का फैक्टर कौन, 12। तो 36 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे 12 से भी डिवाइड होंगे। 36 का मल्टीपल कौन है, ये सारे। 36 का फैक्टर कौन है, 12। देख लेना, 12 से भी इसके सारे मल्टीपल डिवाइड होंगे। 12 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 12 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 12 से कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। 12 से कितनी बार में जाएगा, 12 बार में। 12 से कितनी बार में जाएगा, 15 बार में। 12 से कितनी बार में जाएगा, 18 बार में। क्या बात समझ गए, क्या क्या सीखे। फैक्टर के फैक्टर्स भी फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर के फैक्टर्स भी फैक्टर्स होते हैं। इसके जो भी मल्टीपल्स होंगे इसके फैक्टर्स के भी मल्टीपल होंगे। 12 के पहाड़े में 36 के सारे मल्टीपल आएंगे। ये बातें हम यूज करेंगे आगे चल करके, कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं मैं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं भाई दोस्त, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाओ। फैक्टर समझ लिए, मल्टीपल समझ लिए, ठीक। अब थोड़ा सा इवन नंबर भी समझ लेते हैं, फिर अपने लेक्चर का एंड करते हैं भाई। इवन नंबर,
इवन नंबर होता क्या है? इवन नंबर होता क्या है? कुछ नहीं है भाई इवन नंबर ना, थोड़ा समझेंगे फिर रहने देंगे, ठीक है भाई, फिर कल स्टार्ट करेंगे यहीं से। बस जान जाइए कि हमारे पास कोई भी नंबर है n, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कोशेंट कुछ भी आए लेकिन रिमाइंडर 0 बच जाए। मतलब ऐसे सारे नंबर्स, मतलब हम क्या यहां से क्या बोल देंगे, n इज डिविजिबल बाई 2, n इज डिविजिबल बाई 2, एक बात तो ये बोल देंगे, ठीक। दूसरी बात क्या करेंगे, 2 इज अ फैक्टर ऑफ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ n। तीसरी बात क्या बोल देंगे, n इज अ मल्टीपल ऑफ 2, n इज अ मल्टीपल ऑफ 2। हमने 3 बातें बोल दी भाई, एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, 3 बातें हमने बोल दी। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका 2 एक फैक्टर है, या फिर ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स हैं, या फिर ऐसे नंबर जो n से डिविजिबल हैं, ऐसे सारे नंबर्स जिनको क्या करता है, 2 काटता है, बांटता है। बोलो भाई ऐसे सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। ऐसे सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। तो आज के लिए, इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं दोस्त, बहुत सारी बातें, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, ऑड नंबर के बारे में पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स का चार्ट पढ़ेंगे भाई दोस्तों। उसके बाद ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, को प्राइम, सब पढ़ने वाले हैं, सब के सब नेचुरल नंबर्स, ठीक, होल नंबर, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जरूर समझ में आया होगा। आते रहिएगा ऐसे ही। आएंगे कैसे, जब चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।